So here children, this video is just an update because I realized due to editing I had missed out on the beginning of the legacy of French Revolution. So what was the legacy of the French Revolution? हमें उसे सीखने को क्या मिलता है? Basically I've been telling throughout the chapter that the success of the French Revolution were the ideas that it made popular. And यहाँ पे France was the first country in Europe to have these progressive ideas. और इसके बाद जो है many other countries like Germany and that Austrian Empire जो हमने बात किया था, which again becomes a part of Germany. And धीरे धीरे इसी तरीके से domino effect से beginning with the French Revolution, the whole of Europe tries to move towards these positive changes. So the legacy of French Revolution is basically the ideas that it put forward, and इसको मैंने दो parts में divide किया हुआ है, social changes and political changes. Social changes we are going to discuss now. French Revolution इतना popular था, इतने वो सोसाइटी में परमिएट किया, इतना वो सोसाइटी में पहुंचा कि लोगों के ड्रेस सेंस तक को उसने इफ़ेक्ट किया. और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैकोबियंस का. हमने देखा उनको सैंस क्यूलॉट्स बुलाया जाता था. सो सैंस क्यूलॉट्स वर समथिंग लाइक दोज ब्रीचेस विच वर वोर्न बाय द नोबेलिटी एंड द रॉयल्टी. तो इन लोगों ने रेड कैप्स शुरू करी. सो इन अ वे this dress sense of people also was changed because of the French Revolution. Second, what we can talk of is how the ideas circulated. So old regime में हमने देखा है कि press censorship था. So not many books were published which talked of these liberal ideas, these progressive ideas. तो जब 1789 में प्रेस सेंसरशिप अबॉलिश होने लगता है, क्रम्बल होने लगता है, तो उसमें जो है हम देखते हैं कि फ़िलोसफर्स के आइडियाज़ सामने आते हैं. ये सोसाइटी में देन दे स्प्रेड टू द सोसाइटी एंड पीपल कम टू नो ऑफ देम. So this was another social change that French Revolution took society forward with its progressive ideas. Third was education and rights for women, of course. हमने पढ़ा है that education was made compulsory for women. They could get skills, start small businesses. So in a way, even though they did not get their right to vote, but many positive changes were there through the French Revolution. Now one more topic that has been asked by a few of you was about the pamphlets. Now what are pamphlets? पैम्फलेट होते हैं जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर्स में एक पेपर निकल के आता है ना, सिंगल पेज और 2 पेजेस जो निकल के आते हैं, और उसमें आपको कोई किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है. सो जनरली दैट इज़ अ पैम्फलेट. इसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब प्रेस सेंसरशिप ख़त्म होने लगती है, 1789 में अबॉलिश हो जाती है, एंड ओल्ड रजीम में तो प्रेस सेंसरशिप था, आप कुछ भी कह नहीं सकते थे, कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे वो जो किंग्स के खिलाफ हो. सो आफ्टर दिस 1789 पीरियड जैसे ही ये सेंसरशिप हटती है, बुक प्रिंटिंग जो है वो डिक्लाइन करने लग जाती है. क्यों? बिकॉज बुक प्रिंटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड उसको तो अब तक जो बुक्स पब्लिश होती थी वो सारी जो थी पिछले किंग्स जो थे उसको ओके करते थे, तब जाके वो बुक्स पब्लिश होती थी. लेकिन उनकी जगह पे अब क्या आने लगता है? पैम्फलेट्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स मतलब जैसे मैगजीन्स हो गए. ये चीज़ों को पब्लिश करना आसान है. ये लोग आसान इन द सेंस ये जल्दी हो जाती है, बुक में टाइम लगता है. सो नाउ दीज क्विकर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन केम अबाउट. आपने रातों रात पैम्फलेट एक पब्लिश किया, उसको सैलून्स में जाके, कॉफ़ी हाउसेस में जाके डिस्कस किया. सो इन्फॉर्मेशन क्या था, जल्दी स्प्रेड हो जाता था इससे.
ये बात किसने की है? ये थॉमस कार्लाइल एक ऑथर हैं, उन्होंने 1837 में एक बुक लिखी फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन्होंने इसमें बात करी कि ये जो ईयर्स थे जब ये प्रेस सेंसरशिप ख़त्म होने लगती है, दैट इज़ 1789 टू 95, इसमें उन्होंने बोला कि जब ये सब इतना ट्रांजिशन हो रहा था, बुक प्रिंटिंग कम हो गई थी, तो उस एज को इन्होंने बोला है एज ऑफ पैम्फलेट्स. Now, but then, of course, from 1794, we see that book publishing revives and it comes back. So, this is the end of French Revolution.